हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। कई बच्चे बहुत टेंशन में होंगे, स्ट्रेस में होंगे। अरे यार टेंशन कुछ मत लो, बहुत इजी आपका बिजनेस का पेपर आएगा और इजीली आप उसको सॉल्व कर पाओगे। डोंट वरी। केस स्टडीज है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। हर कोई ऐसे लगता है, हर किसी को केस स्टडीज है मुश्किल होंगी ये वो। आप बहुत इजीली अगर चीजों को करोगे, कंसेप्ट को समझोगे, बहुत अच्छे से आप केस स्टडीज को कर पाओगे। और अगर आपने अब तक मान लो कुछ पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, तो ये जो वन शॉट वीडियो है, जो पार्ट बी का है, पूरे पार्ट बी का, तो इस वन शॉट वीडियो को आप पार्ट बी वाले को कवर कर लीजिए। उसके बाद थोड़े से केस स्टडीज की प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपका बहुत इजीली पार्ट बी हो जाएगा। इसके बाद पार्ट ए की भी वीडियोस आएंगी, बहुत सारे चैप्टर की वीडियोस हैं जो पार्ट ए की आएंगी। अब चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक जरूर कर दिया करो। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो चलो अभी इतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपना पार्ट बी ना स्टार्ट करते हैं फटाफट से। अब पार्ट बी में जो अपने पास है, सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर करेंगे दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम लोग देखेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। तो देखो बेटा, नाम से पता लग रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो यहाँ मैनेजमेंट होगा। और किसका मैनेजमेंट होगा? फाइनेंसेस का। फाइनेंसेस का मतलब होता है फंड्स, जो भी बिजनेस के अंदर फंड्स है, मनी है। सिंपल भाषा में बोलो तो जो बिजनेस का पैसा है ना, उस पैसे को कैसे आप मैनेज करोगे, किस तरीके से मैनेज करोगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका, जैसे आप कहीं से भी पैसा प्रोक्यूर कर रहे हो, कहीं से भी आप पैसा उठा रहे हो, कहीं से भी पैसे का प्रोक्यूरमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो उसका प्रोक्यूरमेंट एफिशिएंट होना चाहिए। आप जो भी आप पैसा उठा रहे हो, उसका यूसेज जो है उसको आप सही तरीके से यूज करें, उसका वेस्टेज आप ना करें। तो कुल मिला के आप बोल सकते हो कि इट इज द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग किसका? ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटीज। जो भी एक बिजनेस की फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं, उन सबका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज का प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत इजी डेफिनेशन आपके पास मिल गई। और सिंपल सी बात है, जैसे हमारे लिए ह्यूमन में ब्लड का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, वैसे ही बिजनेस में पैसे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर बिजनेस में पैसा हम ऐसे ही वेस्ट कर देंगे, तो हम लोग तो धीरे धीरे रिसोर्सेज ही खत्म हो जाएंगे, कैसे फिर बिजनेस को सस्टेन करा पाएंगे। तो पैसा ना बेटा काफी इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के लिए, तो उसका सही तरीके से यूज करना। उसको ये नहीं कि बस उड़ा दिया, वेस्ट कर दिया, इस तरीके से नहीं करना, उसका एफिशिएंट यूज करना है। कहीं से पैसा आपको रेज भी करना है, तो ऐसे ही नहीं कि बस सीधा लोन मुंह उठाया, लोन ले लिया, या वो कर दिया वो कर दिया, सीधा ऐसे नहीं करना। पहले बहुत सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी, बहुत सारी एलिमेंट्स आपको चेक करने पड़ेंगे, इंटरेस्ट रेट चेक करना पड़ेगा, बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, फिर आपको डिसीजन लेना है कि कैसे पैसा उठाना है, कहां से पैसा लेना है। तो ऐसे ही नहीं होता। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको यही चीज सिखाएगा कि किस तरीके से आप फंड्स को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में आप देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। आप साथ में नोट्स भी बना सकते हैं जल्दी जल्दी से। तो शेयर होल्डर वेल्थ की, शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है उसको इंक्रीज करना, उसको मैक्सिमाइज करना एक ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अब शेयर होल्डर वेल्थ का मतलब क्या होता है कि जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं एक शेयर होल्डर के पास, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। जितने शेयर है, मेरे पास मान लो एक्स कंपनी के 100 शेयर है, एक शेयर की वैल्यू 10 है, तो 100 इंटू 10 1000, तो मेरी वेल्थ कितनी हो जाएगी? 1000। तो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू इतना अच्छा मैनेजमेंट आपको करना है कि आपके कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ इंक्रीज हो जाए। उनकी वेल्थ कब बढ़ेगी? जब आपका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड होगा। अगर आप फंड्स की वेस्टेज करते रहेंगे तो उनकी वेल्थ तो छोड़िए, आप सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अच्छा साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट रखना है ताकि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को भी क्या कर पाए, आप इंक्रीज कर पाए, और आप अपने बिजनेस में इस फंड को यूज कर पाए प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर पाए बेटा, फ्यूचर में प्रॉफिट्स को अर्न कर पाए। तो फटाफट से याद रखना है, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स काफी एफिशिएंट होना चाहिए। फंड्स को आप यूज बहुत अच्छे से करना है, उनका वेस्टेज नहीं करना। आपको शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ानी है, और जो भी पैसा आपने कहीं से रिलीज किया है उसको यूज करके आपको बिजनेस में प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज करनी है। उस पैसे को यूज करके ऐसी जगह लगाना है जहां ज्यादा से ज्यादा पैसा आप कमा सकें,
ठीक है, तो देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या इंश्योर करेगा, सबसे पहली चीज कि आपके पास हमेशा क्या रहे, एडिक्वेट फंड्स रहे, आपके कभी भी फंड्स आपके बिजनेस में खत्म ना हो, हमेशा आपके पास बिजनेस में एडिक्वेट फंड्स अवेलेबल रहना चाहिए। और जो फंड्स आप अरेंज करोगे वो भी किस पे होना चाहिए, रीजनेबल कॉस्ट पे। ये नहीं कि आपने बहुत एक्सपेंसिव तरीके से फंड्स को रेज कर लिया, रीजनेबल कॉस्ट पे आपको क्या करना है, फंड्स को रेज करना है। सेकेंड, जो भी फंड्स आपने रेज किए हैं उन फंड्स का क्या करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, उन फंड्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, सही तरीके से यूज करना है, फंड्स का वेस्टेज, बोलिए फंड्स का वेस्टेज, यस वेरी गुड, नहीं करना, पूरे तरीके से फंड्स को क्या करना है, सही तरीके से यूज करना है, सही जगह उसको लगाना है। तीसरा, आप ये भी इंश्योर करेंगे कि आपके जो फंड्स है उसकी क्या रहे, सेफ्टी रहे, रिजर्व्स वगैरह क्रिएट कर लो, री इन्वेस्ट कर दो प्रॉफिट्स को, तो रिजर्व्स क्रिएट कर लो, फंड्स की सेफ्टी भी आपको देखनी है। तो फटाफट बोलो फर्स्ट, यस यस वेरी गुड, एडिक्वेट फंड्स होने चाहिए जो रीजनेबल कॉस्ट पे हो। फटाफट से बोलिए सेकंड, फंड्स का क्या होगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन, वेरी गुड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। थर्ड, सेफ्टी ऑफ फंड भी क्या करेगा, ये इंश्योर करेगा, वेरी गुड। आप देखते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते वक्त, अब हमने देख लिया फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, कि फंड्स का पूरे तरीके से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटीज, आप फंड्स कहां से अरेंज कर रहे हो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, वेस्टेज ऑफ फंड नहीं होना चाहिए, पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना है, ये सारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मेन एम क्या है, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाओ, ठीक है, शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाओ और जो पैसा आपके पास है उसको ऐसी जगह लगाओ जिससे आपको ज्यादा प्रॉफिट हो। तीसरा, आप इससे इंश्योर करेंगे कि फंड्स अवेलेबल रहे, रीजनेबल कॉस्ट पे आपके पास फंड्स रहे, फंड्स की सेफ्टी आपके पास रहे, रिजर्व्स वगैरह आप क्रिएट करके रखे अपने, बोल सकते हैं बेड टाइम के लिए। और ये भी याद रखेंगे कि फंड्स का वेस्टेज बेटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स आपको रखना है। तो आई होप आपको इतना याद ही हो गया होगा ये, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब इसमें हमारे सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन आते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। याद रखिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं ये बच्चों दो टाइप के होते हैं। एक होता है, देखिए इन्वेस्टमेंट मतलब आप कहीं एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो एक हो सकता है आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। शॉर्ट टर्म वाले को क्या बोलते हैं बताइए, यस वेरी गुड, वर्किंग कैपिटल डिसीजन। क्या बोलते हैं इसको, वर्किंग कैपिटल डिसीजन। और जो लॉन्ग टर्म वाले डिसीजंस होते हैं, ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, यस बताइए फटाफट से, वेरी गुड, कैपिटल बजटिंग। ये याद रखना है आपने एग्जाम के लिए, कहीं भूल जाओ, कैपिटल बजटिंग। तो याद रखिए फटाफट से, इन्वेस्टमेंट डिसीजन दो टाइप के, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म वाले वर्किंग कैपिटल, लॉन्ग टर्म वाले कैपिटल बजटिंग। याद रखेंगे दो टाइप के इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, कौन सा ज्यादा ध्यान से लेने की जरूरत है, कौन से डिसीजन को ज्यादा कॉन्शियसली आपने लेना है, तो सीधा सा बोलेंगे भैया सर हमें लॉन्ग टर्म वाले को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। क्यों, क्योंकि लॉन्ग टर्म वाले में आपका क्या हो रखा है, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट है, ह्यूज अमाउंट इन्वेस्टेड। सेकंड, दिस इज इरिवर्सिबल, दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते। एक बार बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया तो ऐसे नहीं चूहे बिल्ली की तरह वापस से पैसा निकाल लिया, यू कैन नॉट डू दैट। आपको उस बिजनेस में एक बार पैसा लगा दिया तो वापस से बैक आने की चांसेस बहुत कम है, इरिवर्सिबल है, ठीक है। और ये आपकी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म अर्निंग कैपेसिटी को इंपैक्ट करेगा, लॉन्ग टर्म अर्निंग कैपेसिटी को। तो याद रखेंगे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो टाइप के इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। भाई शॉर्ट टर्म एसेट्स में लगाना है तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म किसी प्रोजेक्ट में लगाना है तो लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म वाले को कैपिटल बजटिंग बोलते हैं, शॉर्ट टर्म वाले को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। कौन सा ज्यादा क्रूशियल है, एग्जाम में पूछ लिया तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म वाला ज्यादा आपका पैसा लगा है, इरिवर्सिबल है, और ये आपकी लॉन्ग टर्म अर्निंग कैपेसिटी को क्या करेगा, इंपैक्ट करेगा। तो अभी हम लोग फटाफट से लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टिंग डिसीजन है उन वाले को, उसमें देखिए आप ये भी याद रखें, इनमें रिस्क भी ज्यादा इन्वॉल्व होती है ना। अब फंड ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा इन्वॉल्व है। हो सकता है कि आपने एक बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया और आपका वो प्रोजेक्ट सस्टेन नहीं करे, तो ऑब्वियसली रिस्क भी यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, और ये आपके फंड्स भी ज्यादा है, इसमें इरिवर्सिबल डिसीजन है। तो आपको बड़े कॉन्शियसली ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजंस को लेना है, एकदम से ऐसे ही नहीं बस हाँ प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है चलो इन्वेस्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। तो अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं, याद रखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं बेटा
जो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजन को इंपैक्ट करेंगे। तो वो फैक्टर हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले किस पे चलती है दुनिया? कैश पे। तो कैश फ्लो पोजीशन ऑफ प्रोजेक्ट। आप जो भी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं भाई, देखेंगे उसमें कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा उसमें लग रहा है, कितना पैसा जनरेट हो रहा है, कितना पैसा आपका यूज हो रहा है। आप दो प्रोजेक्ट है, जैसे ए प्रोजेक्ट है, बी प्रोजेक्ट है, अल्फा बीटा। अल्फा में आपको 10 लाख हो रहा है, बीटा में आपको 25 लाख हो रहा है 4 साल में, किसमें लगाएंगे? बीटा वाले में। तो ये एग्जांपल आप एग्जाम में कोट करें ना कि दो प्रोजेक्ट है ए और बी, इसमें हमें 4 साल के बाद इतना गेन हो रहा है, इसमें हमें 4 साल के बाद इतना गेन हो रहा है, क्योंकि इसमें ज्यादा गेन है तो हम लोग इसमें जाएंगे। तो जिस भी प्रोजेक्ट में ज्यादा कैश आएगा, ज्यादा कैश जनरेट होगा, उसी प्रोजेक्ट में आप पैसा लगाएंगे। दूसरी चीज जो आप देखेंगे फैक्टर, दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट, रिस्क फैक्टर। जिसमें ज्यादा रिस्क होगी, जिस फैक्टर में आप ज्यादा रिस्क होगी, उसमें आप कम ही पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और जिसमें कम रिस्क होगी उसमें आप ज्यादा इजीली पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो रिस्क फैक्टर भी हमें देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके दो प्रोजेक्ट हो गए, दो प्रोजेक्ट में ए में ज्यादा रिस्क है, बी में थोड़ा कम रिस्क है, रिटर्न ऑलमोस्ट सेम है, तो ऑब्वियसली हम बी में पैसा लगाएंगे ना, उसमें रिस्क कम है, तो उसमें पैसा लगाना हमारे लिए ज्यादा बेटर है। तीसरा हम लोग देखेंगे कि हमारा रेट ऑफ रिटर्न क्या है। रेट ऑफ रिटर्न, कैश फ्लो रिस्क रेट ऑफ रिटर्न। जिसमें ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न होगा उसी प्रोजेक्ट में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें कम रेट ऑफ रिटर्न होगा उस प्रोजेक्ट में हम लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। एंड फोर्थ इज इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। लिख लीजिए, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। तो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में आपको बहुत सारे इंटरेस्ट रेट देखनी पड़ती है, यहाँ पे आपको वैल्यूज देखनी पड़ती है, उस प्रोजेक्ट की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, फ्यूचर वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपको पे बैक पीरियड देखना पड़ेगा, कितना जल्दी आपको उससे प्रॉफिट जनरेट होगा, इंटरेस्ट कितना देना है। तो बहुत सारे डिसीजन, ऐसे ही नहीं अंधाधुंध डिसीजन ले लिया, तो बहुत सारे फैक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, अपने को एनालाइज करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। तो इसमें बहुत कैलकुलेशंस की जरूरत है। तो फटाफट से बताइए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन दो टाइप के, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म वालों को क्या बोलेंगे? जल्दी, शॉर्ट टर्म वाले को क्या बोलेंगे? यस, वर्किंग कैपिटल। लॉन्ग टर्म वाले को क्या बोलेंगे? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, कैपिटल बजटिंग। कौन सा ज्यादा क्रूशियल है? कैपिटल बजटिंग। क्यों है? ज्यादा पैसा, ज्यादा यहां पे रिस्क है, इरिवर्सिबल है, लॉन्ग टर्म कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी को इंपैक्ट करेगा। अच्छा, लॉन्ग टर्म कहीं आपने पैसा प्रोजेक्ट में लगाना है, क्या क्या देखेंगे? कैश फ्लो देखेंगे, उस प्रोजेक्ट से कितना आएगा आपको, रिस्क कितना है वो देखेंगे, रेट ऑफ रिटर्न कितना है वो देखेंगे, और बहुत सारे कैलकुलेशंस करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। चलो फटाफट से हम लोग लॉन्ग टर्म वाले हो गए। आई होप आपको याद भी हो गया होगा। ऐसे ही मस्ती में याद करना है, ज्यादा ऐसे कोई स्ट्रेस लेके पढ़ना नहीं है, हंसी मजाक में करो, थोड़ा इतना ज्यादा सीरियस लेके करना नहीं है कि आप सारी चीजें भूल जाओ, बिल्कुल आराम से, ठीक है। चलो फटाफट से अब हम देखते हैं कि कौन कौन से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजन, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजन कौन कौन से हैं। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजन किससे रिलेटेड होंगे? जल्दी बोलो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजन होंगे, वेरी गुड, वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? अब डे टू डे फंक्शन के लिए जो आपको पैसा चाहिए, जो स्टॉक चाहिए, जो कैश चाहिए, जो मैनेजमेंट चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट टर्म। अब जैसे देखिए, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आइसक्रीम वाला। अभी आइसक्रीम वाले को अपनी रेडी के लिए रोजाना 1200 रुपए की आइसक्रीम खरीदनी पड़ती है, प्लस इसका और लेट्स से इसका रेडी का पेट्रोल जो लगता है 300 रुपए लगता है डेली का। तो इसकी डेली की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी हो गई? 1500। तो 1500 तो इसके पास होना ही होना चाहिए, तभी वो डे टू डे क्या कर पाएगा, फंक्शंस को परफॉर्म कर पाएगा। तो वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म एसेट्स में हो गया, ऐसा अपना कैश मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ये सब देखते हैं, और जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं उनको कवर करते हैं ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजन, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजन जल्दी से बताओ किसको इफेक्ट करते हैं? डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस, और शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को, इसमें आपका कैश मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो फटाफट से याद रखना है आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजन एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजन। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखिए नेक्स्ट, अगला जो बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो कौन सा डिसीजन है? जल्दी बोलिए। फाइनेंसिंग डिसीजन। याद रखेंगे, पहले कौन सा देख लिया? इन्वेस्टिंग डिसीजन, जिसमें क्या देखा? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में वो 4 फैक्टर याद रखना है, 4 फैक्टर लॉन्ग टर्म वाले, दोबारा से बोलो। रिस्क देखना है हमें, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया कैलकुलेशंस करनी है, कैश फ्लो पोजीशन देखना है, और रेट ऑफ रिटर्न। याद हो गया? शॉर्ट टर्म वाला क्या था? वर्किंग कैपिटल वाला।
ठीक है, उसके हम बाद में देखेंगे। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है? फाइनेंसिंग डिसीजन में देखते हैं कि हमें कितना क्वांटिटी ऑफ फंड्स अरेंज करना है, ठीक है, कितना क्वांटिटी, कितने लेवल पे हमें फंड्स को अरेंज करना है, ठीक है, किन सोर्सेस से हमें फंड्स को अरेंज करना है। अब आप बोलेंगे सोर्सेस, तो आप सबको पता है दो टाइप के सोर्सेस होते हैं, जल्दी से बताइए कौन से दो सोर्स है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इज डेट, वेरी गुड। फर्स्ट सोर्स क्या है? वेरी गुड, फर्स्ट सोर्स क्या है? डेट। बहुत अच्छा, ऐसे आंसर देते रहिए। और सेकंड कौन सा है? इक्विटी, वेरी गुड। डेट का मतलब क्या हुआ? मांगा, कहीं से पैसा मांगा आपने, बोरोड, बोरोड फंड हो गया डेट, ठीक है, जैसे बैंक लोन लिया, डिबेंचर के थ्रू लिया, दैट इज बोरोड फंड। इक्विटी मतलब खुद का पैसा, खुद का प्रॉफिट बचा रखा था, उसको दोबारा से यूज कर लिया, या आपने प्रॉफिट्स का, इसको हम रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं, या हमने इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा अरेंज कर लिया, तो इसको बोलेंगे इक्विटी। तो अभी इक्विटी समझ में आ गया। डेट का मतलब मांगा हुआ पैसा, इक्विटी का मतलब खुद का पैसा, तो आप अपने प्रॉफिट्स को कमाया होगा, उस प्रॉफिट्स को बचा के रखा, दोबारा से बिजनेस में लगा दिया, तो इसको क्या बोलेंगे? रिटेन्ड अर्निंग, फ्लोइंग बैक्स ऑफ प्रॉफिट। या आपने शेयर्स के थ्रू पैसा अरेंज किया, तो इक्विटी, ठीक है। तो डेट इक्विटी में जल्दी से मन में डिफरेंस बोलिए क्या है? डेट में क्या होता है? आपको इंटरेस्ट की रेगुलर पेमेंट करनी होती है, इंटरेस्ट को आपने रेगुलर पेमेंट करना है। इक्विटी में ऐसा नहीं है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे? फटाफट से कुछ फैक्टर देखेंगे जो हमें हेल्प करेंगे डिसीजन लेने में कि हमें डेट के थ्रू पैसा अरेंज करना है या इक्विटी के थ्रू, ठीक है। तो याद रखेंगे आप, जब आप ये डिसीजन लेते हो कितना पैसा अरेंज करना है, कहां से करना है, कितने लेवल पे करना है, डेट से करना है, इक्विटी पे करना है, तो याद रखिए कौन से डिसीजन ले रहे हैं आप? फाइनेंसिंग डिसीजन। केस स्टडी में बेटा भूलना नहीं, ऐसा अगर कोई डिसीजन लेगा, वो रीता मीता जो भी है, चिन्नू मीनू जो भी है, वो अगर ऐसा कोई डिसीजन ले रहा है जिसमें वो कितना फंड अरेंज करना है, किस लेवल से, किस सोर्सेस से, तो कौन सा डिसीजन होगा? फाइनेंसिंग डिसीजन। वेरी गुड, बहुत तेज बच्चे हैं, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप। ऐसे पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। देखिए सबसे पहले हमने क्या, कौन सा फैक्टर है? कॉस्ट। कॉस्ट फैक्टर को कंसिडर करेंगे। अब कॉस्ट को तो हर कोई कंसिडर करता है, जो चीपेस्ट सोर्स है उसको हम लोग चूज करेंगे। अब देखेंगे डेट और इक्विटी में से चीपेस्ट कौन सा है, तो ऑब्वियसली डेट जो है वो चीपेस्ट है। डेट इसलिए चीप है क्योंकि आप जब इक्विटी के थ्रू जाते हैं तो इक्विटी में आपको बहुत सारा शेयर मार्केट से लिंक करना है, बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, ब्रोकर्स वगैरह को हायर करने, अपने शेयर्स लिस्ट कराने, एडवर्टीजमेंट करनी है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है। और जो डेट होता है उसका जो आप इंटरेस्ट देते हैं ना, सबसे मजे की बात यह है, जो डेट पे आप इंटरेस्ट देंगे उतने इंटरेस्ट का आपको टैक्स डिडक्शन मिल जाएगा। तो टैक्स देखो कम दोगे तो टैक्स दोगे, कम दोगे तो प्रॉफिट बचा रहेगा, इसलिए डेट क्या है? चीपर है। तो खर्चा भी नहीं है और टैक्स भी डिडक्ट करा दे रहा है, तो डेट क्या है? अच्छा है ना, डेट के साथ ही जाएंगे। और क्या सेकंड क्या है बताइए फटाफट से? सेकंड फीचर कौन सा है? रिस्क। तो रिस्क में बताइए बेटा, आप ही बताइए, आप कौन से को चूज करेंगे, जिसमें ज्यादा रिस्क है या कम रिस्क है? क्या आंसर दिया मन में? ऑब्वियसली जिसमें कम रिस्क है। तो कम रिस्क किसमें है? कम रिस्क है इक्विटी में। तो अगर आप रिस्क फैक्टर को कंसिडर कर रहे हो तो किसके साथ चाहिए? इक्विटी के साथ चाहिए, क्योंकि इक्विटी में आपकी क्या है? कम रिस्क है, आपको यहाँ पे टाइम, यहाँ पे आपको रेगुलरली इंटरेस्ट नहीं पे करना होता डेट की तरह। तो इक्विटी क्या है? रिस्क के फैक्टर में कम है। अगर आपको कभी मान लो प्रॉफिट नहीं भी होता है तो कोई टेंशन नहीं है, आपको कोई इतना ज्यादा इंटरेस्ट वगैरह देने का बोझ आपके ऊपर नहीं रहेगा, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर याद रहेगा। थर्ड क्या है? फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का क्या मतलब होता है? कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फंड्स, फंड्स को अरेंज करने की। अब जैसे मान लो मैं यहाँ हूँ, एक फ्रेंड मेरा 2 किलोमीटर है, एक फ्रेंड मेरा 3 किलोमीटर है, दोनों ही मुझे 500 रुपए देने के लिए रेडी है, तो मैं 2 किलोमीटर वाले से जाऊंगा तो मेरे लिए ज्यादा इजी है 3 वाले से? ऑब्वियसली 2 वाले, उस समय जल्दी फंड्स ले आऊंगा, टाइम बचेगा, कॉस्ट बचेगी, एफर्ट्स बचेगा, पेट्रोल भी बचेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? फ्लोटेशन कॉस्ट। तो जिसमें कम फ्लोटेशन कॉस्ट होगी उसी को हम लोग चूज करेंगे। तो फ्लोटेशन कॉस्ट जो होती है वो मैंने आपको जैसे पहले बताया था, डेट में जो होती है वो कम होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या है? बैंक जाना है, लोन के लिए अप्रूवल लेनी है, लोन ले लेना है, लोन सैंक्शन हो जाएगा। इक्विटी में बहुत सारा काम जाम करना होता है, शेयर मार्केट, ब्रोकर, ये वो। तो इक्विटी में आपको बहुत ज्यादा खर्चा होता है, डेट में बहुत कम खर्चा होता है। तो अगर फ्लोटेशन कॉस्ट को कंसिडर करोगे तो जाहिर सी बात है किसके साथ जाना है आपने? यस, वेरी गुड, डेट के साथ। उसके बाद कैश फ्लो पोजीशन, ये आप बताइए, अगर कैश फ्लो पोजीशन टाइम टू टाइम कैश फ्लो हो रहा है, कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, तो आप डेट के साथ जा सकते हो। अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो आप किसके साथ जाइए? इक्विटी के साथ जाइए, क्योंकि अगर कैश फ्लो ही नहीं है तो इंटरेस्ट कैसे दोगे? इंटरेस्ट नहीं दोगे तो फिर आपका जो कंपनी का प्रोफाइल है वो तो स्पॉइल हो जाएगा, इसलिए डेट के साथ नहीं जाना अगर कैश फ्लो नहीं है। तो डेट के साथ जब ही जाना है जब अच्छी कैश फ्लो है, पैसा आ रहा है जब ही लोन लेना है। ऐसे नहीं कि लोन ले लिया पैसा आ नहीं रहा बैंक से,
ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। और अगर आपकी कैश फ्लो अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इक्विटी के साथ जाइए, ठीक है, आप इक्विटी के थ्रू अपना पैसा अरेंज कीजिए। फिफ्थ फैक्टर क्या है आपकी, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब आपके बिजनेस को चलाने की खर्चा। तो ऑलरेडी अगर आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है तो अपने ऊपर और ज्यादा इंटरेस्ट का बोझ मत डालिए। तो अगर फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी ज्यादा है तो आप किसके साथ जाइए, इक्विटी के साथ जाइए, क्योंकि अगर आप डेट के साथ जाएंगे तो क्या होगा, और आपके ऊपर बर्डन हो जाएगा इंटरेस्ट का। इसलिए फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, गो विद इक्विटी। अगर फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है कोई बात नहीं बेटा, हम लोग डेट के साथ चले जाएंगे। चलिए सिक्स, वेरी गुड, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। सिक्स क्या है, कंट्रोल कंसिडरेशन। अच्छा देखिए कंट्रोल कंसिडरेशन, आप चाहते हो बहुत आपके यहाँ कंट्रोल, बहुत ऑनरशिप बढ़ जाए, मैनेजमेंट बढ़ जाए, ठीक है, आप कंट्रोल को डाइल्यूट नहीं करना चाहते, एक्सपेंड करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप इक्विटी के साथ जाइए। तो अगर आपको कंट्रोल बढ़ाना है, आप चाहते हो आपके बिजनेस का कंट्रोल ज्यादा लोगों के हाथों में हो, तो शेयर्स के थ्रू पैसा अरेंज कीजिए, इक्विटी के साथ जाइए। लेकिन कई लोग होते हैं जो कंट्रोल को डाइल्यूट करना चाहते हैं, वो कंट्रोल चाहते हैं हमारे हाथ में हो, ज्यादा लोगों के पास कंट्रोल होगा तो बिजनेस चलेगा नहीं ढंग से। तो अगर आपको कुछ ही लोगों के पास कंट्रोल रखना है अपने बिजनेस का, तो उस टाइम पे आप किसके साथ जाइए, डेट के साथ। तो ये आपको एग्जाम में ना, अगर आप इनको ध्यान से समझ लेंगे, रटने की जरूरत नहीं है, कहीं से कुछ रटने की जरूरत नहीं है, बस समझना है। कंट्रोल बढ़ाना है तो आप इक्विटी के साथ जाइए, कंट्रोल नहीं बढ़ाना अगर अपने बिजनेस का, डेट के साथ जाइए। वेरी गुड। सेवन क्या है, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। अब बताइए कैपिटल मार्केट मतलब एक तरीके का आपके लिए स्टॉक एक्सचेंज। तो उसके दो पीरियड हो सकते हैं, एक हो सकता है रेसेशन पीरियड, रेसेशन मंदी, एक हो सकता है बूम पीरियड, बूम पीरियड है ना, बूम 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 बूम, डांस, बच्चे डांस करते हैं ऐसे गानों पे, बूम बूम। तो एक होता है बूम पीरियड, एक होता है रेसेशन पीरियड। रेसेशन में देखिए ऐसे मायूस, बिल्कुल मंदी हो रखी है, स्टॉक मार्केट में पैसा ही नहीं है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, कहां से आप शेयर मार्केट के थ्रू पैसा रेज करोगे, नहीं करोगे। तो रेसेशन के वक्त आपको ना चाहते हुए भी किसके साथ जाना पड़ेगा, डेट के साथ, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में भी लोग पैसा लगाने के लिए रेडी नहीं है, कहां से पैसा अरेंज करोगे, नहीं कर पाओगे। बूम 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 में क्या करोगे, बहुत पैसा है लोगों के पास, जाइए अपना स्टॉक एक्सचेंज जाइए और इक्विटी के थ्रू पैसा अरेंज करिए। तो याद रहेगा, बूम बूम मतलब मस्ती वाला माहौल। तो अगर बूम बूम है तो इक्विटी के थ्रू जाना है, और अगर मंदी है, रिसेशन है, तो किसके थ्रू जाएंगे, डेट के थ्रू। तो ये सारे आपके कौन से डिसीजन से, फाइनेंशियल डिसीजन। फटाफट क्या क्या था, कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट, कैश फ्लो, रिस्क, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, कंट्रोल कंसिडरेशन, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कोई एक्रोनियम बना लीजिए और बिल्कुल याद रखिए, और एग्जाम में कोई 3 4 5 याद कर लीजिए, बाकी पता आपको सबके बारे में होना चाहिए, क्योंकि वो आपको स्पेसिफिकली भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसको एक्सप्लेन करो, है ना। उसके बाद देखिए अगले डिसीजन, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अगला डिसीजन कौन सा है, डिविडेंड, डिविडेंड डिसीजन। वेरी गुड। डिविडेंड डिसीजन मतलब क्या बच्चों, अपने प्रॉफिट में से टैक्स माइनस कर दो, जो भी रिमेनिंग नेट प्रॉफिट होगा उसका कितना पार्ट आप खुश कर रहे हो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देके। अपने प्रॉफिट में से क्या करिए, टैक्स माइनस करिए, जो बच जाएगा उसका कितना पार्ट डिविडेंड देना है, ज्यादा देना है, कम देना है या नहीं देना। ये डिसीजन जब आप लेंगे, क्या कर रहे हैं आप, डिविडेंड डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। तो डिविडेंड डिसीजन मतलब याद रखेंगे कि डिविडेंड से रिलेटेड डिसीजन लेना, कि अपने प्रॉफिट्स में टैक्स के बाद कितना आपको शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है एज अ डिविडेंड, और कितना खुद के पास मेंटेन रखना है कंपनी में। ये नहीं कि सारा का सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को दे दिया फिर ऐसे ही बैठे हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं करना आपको, डिविडेंड डिसीजन बड़े ढंग से लेने हैं, ठीक है। तो याद रखना डिविडेंड डिसीजन किससे रिलेटेड होंगे, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आपको शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड देना है, या वो हिस्सा जो आपको डिविडेंड नहीं देना, अपने पास मेंटेन करना है। ऐसे डिसीजन को क्या बोलेंगे, जल्दी से बोलो, ऐसे डिसीजन को क्या बोलेंगे, डिविडेंड डिसीजन। वेरी गुड, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, वेरी गुड। तो चलो देखते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे डिविडेंड डिसीजन को लेने में हमें हेल्प करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हमें कंसिडर करने हैं। सबसे पहले फटाफट से करते हैं अर्निंग, अमाउंट ऑफ अर्निंग। तो देखिए अमाउंट ऑफ अर्निंग अगर ज्यादा है तो डिविडेंड ज्यादा दे दीजिए, अमाउंट ऑफ अर्निंग कम है तो डिविडेंड कम दे दीजिए। तो अर्निंग ज्यादा, डिविडेंड ज्यादा, अर्निंग कम, डिविडेंड कम। सेकेंड है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अगर आपकी जो अर्निंग है वो स्टेबल है, आप बहुत सालों से लगभग एक ही जैसा पैसा कमा रहे हो, ज्यादा अप्स एंड डाउन फ्लक्चुएशंस नहीं है, तो आप डिविडेंड ज्यादा दे सकते हो। अगर आपकी स्टेबल इनकम नहीं है, इंस्टेबिलिटी है, तो आपको डिविडेंड क्या करना है, जल्दी बताइए बच्चों, कम डिविडेंड लेना है। वेरी गुड। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, अगर आप चाहते हो फ्यूचर में आपको ग्रो करना है, तो अगर आपका ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है, तो अगर सारे पैसा बांट दोगे तो कैसे ग्रो करोगे, खुद के पास पैसा रखना चाहिए ना अगर ग्रो करना है।
तो ग्रोथ करना है आपको फ्यूचर में, तो डिविडेंड कम दोगे ताकि आपके पास पैसा रहे और उसको आप कहीं एसेट्स वगैरह में इन्वेस्ट करके अपने आप को डाइवर्सिफाई कर पाए, ग्रो कर पाए। ग्रोथ के बाद फोर्थ कौन सा हो गया? कैश फ्लो पोजीशन। अब ये आप बताइए कैश फ्लो पोजीशन अगर ज्यादा है तो यस वेरी गुड, डिविडेंड ज्यादा। कैश फ्लो पोजीशन कम है तो डिविडेंड कम। आपको यही बस एग्जाम में बता के आना है दो लाइन में। फिफ्थ क्या है? प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। तो कई बार क्या होता है बेटा, हम लोग ना शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंसेस को भी देखते हैं क्योंकि अल्टीमेट ऑनर्स वही है। तो अगर शेयर होल्डर चाहते हैं कि हमें डिविडेंड मिले तो हमें उनको डिविडेंड देना पड़ेगा, तो शेयर होल्डर्स की जो प्रेफरेंस है उनको भी कई बार देखा जाता है। वेरी गुड। उसके बाद टैक्सेशन, ये भी आप बताइए, अगर टैक्स ज्यादा होगा तो डिविडेंड कम जाएगा, टैक्स कम होगा तो डिविडेंड ज्यादा जाएगा। बहुत इजी है। सेवन, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। सेवन में क्या हो जाएगा? एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। ये थोड़ा आपको कम दिख रहा होगा, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। देखिए, जो कंपनी को कैपिटल मार्केट इजीली एक्सेसिबल होता है, इजीली वो कैपिटल मार्केट से पैसा अरेंज कर सकती है, वो डिविडेंड ज्यादा देती है क्योंकि उनको लोन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। पैसे की जरूरत पड़ी तो दोबारा से कहां चली जाएंगी? स्टॉक एक्सचेंज में पैसा अरेंज कर देंगी। तो वो जब भी पॉसिबल हो पाएगा जब वो डिविडेंड देके अपने शेयर होल्डर्स को खुश करेंगी। लेकिन जिन कंपनीज का स्टॉक एक्सचेंज में इजी एक्सेस नहीं है वो डिविडेंड क्या करती हैं? कम देती हैं, क्योंकि वो फिर डेट के साथ जाते हैं। ठीक है, तो उनको इक्विटी का फैक्टर कम होता है तो इसलिए डिविडेंड कम देते हैं। तो फटाफट डिविडेंड इज व्हेन अमाउंट ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, कैश फ्लो, प्रेफरेंसेस, टैक्स एंड एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। इन फीचर्स को याद कर लीजिए फटाफट से, दिमाग में रखिए और इजीली आप इसकी कोई केस स्टडी आएगी तो उसको बहुत आसानी से आप लोग क्या कर पाएंगे? सॉल्व। देखिए, आई होप आपको वहां तक क्लियर हुआ होगा। अभी हम लोग आगे देखते हैं फटाफट से। अभी नेक्स्ट अपना है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? फाइनेंशियल पैसा, उसकी प्लानिंग। हम यहाँ पे एस्टिमेट देखते हैं कि हमें कितने पैसे की जरूरत है हमारे अपने बिजनेस को चलाने में। ग्रोथ फैक्टर को कंसिडर करेंगे, परफॉर्मेंस को कंसिडर करेंगे, इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करेंगे। इन सबको कंसिडर करने के बाद हम देखेंगे कि हमें बिजनेस में कितने पैसे की जरूरत है और कहां से पैसे अरेंज करने की जरूरत है। डेट से अरेंज करने की जरूरत है तो डेट से कितना अरेंज करना है, इक्विटी से अरेंज करना है तो कितना। तो जब ये सारे डिसीजन आप लेते हैं तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग हो रही है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब सीधा सा याद रखेंगे, जिसमें आप ग्रोथ, परफॉर्मेंस, इन्वेस्टमेंट, कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, कितने पीरियड तक आपको फंड्स की जरूरत है। ठीक है, फंड्स की रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट, बस ना याद रखो। फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब एस्टिमेशन ऑफ फंड्स रिक्वायरमेंट। जल्दी बोलो, फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब यस एस्टिमेशन ऑफ फंड्स रिक्वायरमेंट। इसमें हम सारा लिख देंगे कि हम कितना ग्रो करना चाहते हैं, कहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये वो फलाना ढिमकाना, और इन सबसे हमें कितने पैसे की जरूरत है। दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। अच्छा, फाइनेंशियल प्लानिंग रहेगी तो क्या ऑब्जेक्टिव है? फाइनेंशियल प्लानिंग रहेगी तो क्या होगा? यस, वेरी गुड। सबसे पहले आपके पास फंड्स क्या रहेंगे? अवेलेबल रहेंगे। कई क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हैं बिजनेस तो वो लोग शॉर्ट ऑफ फंड्स हो जाते हैं, फंड्स उनके पास खत्म हो जाते हैं, तो एकदम से अगर उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी होती है, अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। तो आपके पास फंड्स हमेशा अवेलेबल होने चाहिए बिजनेस में, फंड्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए जब भी आपको जरूरत हो। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग इंश्योर करता है। दूसरा, फर्म अननेसेसरीली फंड्स को अरेंज नहीं करना। कई ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फंड्स को अननेसेसरीली अरेंज कर लेते हैं, बोझ पड़ जाता है, इंटरेस्ट नहीं पे कर पाते, बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना हमें। अगर अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग होगी तो हम ये भी इंश्योर करेंगे कि बिना मतलब में फंड्स को अरेंज ना किया जाए। वेरी गुड। दो ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एंड अननेसेसरीली फंड शुड नॉट बी अरेंज। क्या अगर इससे फायदे क्या होंगे, हमें फायदे क्या होंगे, बेनिफिट क्या होंगे अगर हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे? तो फटाफट से देखेंगे बेनिफिट क्या होंगे। सबसे पहला बेनिफिट क्या होगा? हम लोग फ्यूचर रेडी रहेंगे। ठीक है, आप ये कीवर्ड्स याद रखेंगे। हम लोग क्या रहेंगे? फ्यूचर रेडी रहेंगे, कभी भी आउट ऑफ कैश नहीं जाएंगे। फ्यूचर में कभी भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम लोग उसके लिए रेडी रहेंगे। सेकेंड, हम लोग बिजनेस को अवॉइड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं शॉक्स एंड प्रूफ। एकदम से आपके पास कोई शॉक लग गया तो आप अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट कर पाओगे क्योंकि आपके पास फंड्स का अवेलेबिलिटी होगा। आपने ऑलरेडी ब्लूप्रिंट तैयार कर रखी होगी कि आपको कितने फंड्स की जरूरत है। तो आप अपने फंड्स को एकदम से होने वाले स्ट्राइक से बचा सकते हैं, शॉक्स एंड प्रूफ से बचा सकते हैं। पैसा होगा तो आप बहुत इजीली चीजों को क्या कर पाएंगे? कवर कर पाएंगे। लेकिन अगर आप आउट ऑफ कैश हो गए तो बिजनेस को बहुत बड़ा झटका लग जाएगा। वैसे झटके से बिजनेस को बचाना है तो झटके से कैसे बचेगा बिजनेस? जब पैसों की प्रॉपर प्लानिंग की होगी। याद रखेंगे, वेरी गुड। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू ये याद रखेंगे, रिड्यूस करेंगे क्या? वेस्टेज, डुप्लीकेशन। फंड्स डुप्लीकेट दो जगह से अरेंज ना हो, फंड्स का वेस्टेज ना हो,
ये सब हम लोग क्या करेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू इन चीजों को हम लोग अचीव कर पाएंगे। ठीक है, हम ये भी इंश्योर करेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू हम ये भी करेंगे कि बिजनेस हमारा कैसा रहे, स्मूथली फंक्शन करता रहे। तो यही दो ऑब्जेक्टिव और ये एडवांटेज, इनको मिला जुला के आप ऑब्जेक्टिव एडवांटेज कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये आपके सही रहेंगे। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, अननेसेसरीली फंड शुड नॉट बी अरेंज्ड, ये दो क्या हो गए आपके ऑब्जेक्टिव। फ्यूचर रेडी रहेंगे, शॉक्स एंड प्रूफ से आप बचेंगे, वेस्टेज डुप्लीकेशन फंड्स का नहीं होगा, और बिजनेस का क्या रहेगा, स्मूथ फंक्शनिंग होगा। और फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू आप अपने करंट पोजीशन को फ्यूचर पोजीशन के साथ देख पाएंगे, क्योंकि अगर लेट्स से कि मुझे फ्यूचर में यहाँ इन्वेस्ट करना है, तो मैं आज ही पैसों को क्या करूंगा, सही तरीके से प्लान करूंगा। तो ये आपकी करंट और फ्यूचर पोजीशन को भी लिंक करने की कोशिश करता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई। अब फाइनेंशियल प्लानिंग में एक टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है बेटा, कैपिटल स्ट्रक्चर में आप देखते हो कि आपके कैपिटल में, आपकी कंपनी फर्म के कैपिटल में कितना डेट है और कितना इक्विटी है। तो इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल में कितना डेट है, कितना इक्विटी है, इसके रेशियो को, प्रोपोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ डेट मतलब बोरोड फंड, इक्विटी मतलब ओनर्स फंड, जिसको हमने, जिसकी हेल्प से हमने अपने बिजनेस को फाइनेंस किया है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर समझ में आ गया। बोलिए, प्रोपोर्शन ऑफ व्हाट, डेट एंड इक्विटी, इतना याद रखेंगे, इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए आपके यहाँ पे कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट है। एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो बच्चों को नहीं आता, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो ये अर्निंग पर शेयर वाला कंसेप्ट हम लोग समझते हैं फटाफट से। ईपीएस क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे ईपीएस के एडवांटेजेस हैं। तो चलिए अभी हम लोग फटाफट से किसका कंसेप्ट देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि ईपीएस का कंसेप्ट क्या है, ईपीएस आपको किस तरीके से सॉल्व करना है और कैसे हम लोग ईपीएस को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से इस कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए, इसके लिए हमने सबसे पहले देखना है ईपीएस का मतलब क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर आपकी कैसे निकलती है, अर्निंग पर शेयर के लिए आपको क्या करना होता है बेटा, एक फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे, दैट इज अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर आपका कैलकुलेट हो जाएगा। आप देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी है, उसकी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है 30 लाख, 30 लाख उसकी टोटल कैपिटल है। उसमें से एक शेयर की वैल्यू है, ये देखिए रुपीस के फॉर्म में है, एक शेयर की वैल्यू 10 है। तो हम देख लेंगे इक्विटी शेयर अपने कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 30 लाख है, तो इक्विटी शेयर, ये तो टोटल कैपिटल है। चलिए उसके बाद रीड करते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स उसका कितना दे रखा है, आपको 4 लाख दे रखा है। सिचुएशन 1 में बोल रहा है कि कोई डेट नहीं है, इस कंपनी की पूरी कैपिटल एम्प्लॉयड शेयर्स के थ्रू है, कोई एक्स्ट्रा डेट नहीं है। तो आप बताइए ईपीएस कितना आएगा, अर्निंग पर शेयर कितना आएगा, फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। देखिए, इस कंपनी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको कितना दे रखा है, 4 लाख। 4 लाख में से आप सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस करेंगे, तो इंटरेस्ट किस पे होगा, डेट पे, लेकिन यहाँ पे तो डेट है ही नहीं, तो डेट है ही नहीं, तो इंटरेस्ट कितना होगा आपका, 0 होगा। तो इंटरेस्ट माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। तो अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आ गया, 0 आपने माइनस किया तो आपका हो गया 4 लाख। अब देखिए, इनका टैक्स रेट आपको दे रखा है, टैक्स रेट है 30%। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में टैक्स रेट जो है यहाँ पे नहीं दे रखा, चलो दे देते हैं, टैक्स रेट है 30%। तो 30% टैक्स रेट है, तो फटाफट इसका 30% टैक्स दे दीजिए। तो टैक्स निकाल लो, 4 लाख का 30%, 4 8 4 12, 1,20,000। तो 1,20,000 आपने टैक्स दे दिया, तो 1,20,000 टैक्स देने के बाद आपका कितना बचा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो देखिए अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना बचा, 4 लाख माइनस 1,20,000, 2,80,000। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना बचा, 2,80,000। अब देखिए उस फॉर्मूले में डालते हैं, सिचुएशन 1 में अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आया इसका, सिचुएशन 1 में 2,80,000। आप देखिए अब नंबर ऑफ शेयर्स, तो यहां पे आप देखेंगे कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, यहाँ डेट तो कुछ है ही नहीं, तो सारा का सारा शेयर्स होगा। तो 30 लाख डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 30 लाख रुपीस में है, तो डिवाइडेड बाय 10 कर दोगे फेस वैल्यू से, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ शेयर आपके आ जाएंगे 3 लाख। तो सिचुएशन 1 में जो आपकी ईपीएस आएगी, ईपीएस आएगी 0.93, 0.93 आपकी ईपीएस आएगी। आई होप आपको समझ में आएगा। जल्दी से केस 2 भी देखते हैं। केस 2 में देखिए क्या बोल रहा है कि इस कंपनी की टोटल 30 लाख में से 10 लाख किसके थ्रू है, डेट के थ्रू, जिसपे इंटरेस्ट रेट कितना है, 10%। अब इसको आप फटाफट सॉल्व करवाएंगे मेरे साथ जल्दी से।
आप भी बोलेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4 लाख है, इसमें से इंटरेस्ट माइनस करिए, इंटरेस्ट कितना है अभी 10 लाख था, 10 लाख का 10%, तो 10 लाख था, 10 लाख का 10% कितना हो गया आपका 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख। यस, तो 1 लाख आपने क्या माइनस कर दिया इसमें से इंटरेस्ट, तो आपका अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया 4 लाख माइनस 1 3 लाख। ठीक है, अब आपको अगेन टैक्स देना है वही 30%, तो 30% टैक्स माइनस कर दीजिए, तो 30% आपको दे रखा है क्वेश्चन में, तो 90,000 हो गया, तो 90,000 यहां से टैक्स का गया, तो आपके पास अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना बचा बच्चों, जल्दी बताइए 2,10,000। वेरी गुड, बहुत तेज बच्चे हैं सब, पूरे नंबर आएंगे, टेंशन मतलब अच्छे से पढ़ाई करो। तो इसका केस सिचुएशन 2 का निकालते हैं, तो फॉर्मूला क्या है देख लेते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है अपना 2,10,000, तो इधर लिख दिया मैंने 2,10,000। अब यहाँ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, देखिए 30 लाख थी, कैपिटल 30 लाख में से 10 लाख डेट के थ्रू था, तो 20 लाख किसके थ्रू होगा, इक्विटी के थ्रू, तो 20 लाख डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू दैट इज 10, तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 10 इज 2 लाख, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए आपके 2 लाख आ गए, तो आपका यहाँ पे ईपीएस आ जाएगा 1.05। ऐसा एक खुद एग्जांपल लेके देखना है और इसको सॉल्व करना है और ईपीएस निकालना है। वेरी गुड, तो ईपीएस का भी कंसेप्ट हमें समझ में आ गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईपीएस। ठीक है, उसके बाद एक आरओआई देख लीजिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अकाउंट्स में भी है आपका ये। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड जो होगी इनटू में 100 कर दीजिए। तो अगर आपको जैसे किसी इसी का अगर हमें आरओआई निकालना है, तो अगर हम जैसे हम लोग कौन से सिचुएशन का निकालें, सिचुएशन 1 का निकालते हैं, तो इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो ईबीआईटी कितना था अपना सिचुएशन 1 में 4 लाख, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था 30 लाख, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख इनटू में 100, तो यह आ गया आपका 13.33% आरओआई। सिचुएशन 2 का अब आप निकालेंगे, देखिए सिचुएशन 2 का आरओआई जल्दी से ये वीडियो पे है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स कितना हो गया 4 लाख, ठीक है, और अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड 30 लाख इनटू में 100 आएगा 13.33। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाला जो कंसेप्ट है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, इसको अच्छे से कर लेना। इसके बाद आपके पास इस चैप्टर में क्या है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के डिसीजंस, कि आपको अगर फिक्स कैपिटल के लिए देखना है कि कितने फिक्स कैपिटल की जरूरत है, कितने वर्किंग कैपिटल, तो कौन कौन से डिसीजन आपको लेने हैं। ठीक है, तो देखिए आपकी कैपिटल का कितना पार्ट आप लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्ट करेंगे, कैपिटल का कितना पार्ट लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्ट करेंगे, तो वो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हो गया, क्या हो गया फिक्स कैपिटल। और कितना पार्ट अगर आप शॉर्ट टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे, वो आपकी कौन सी कैपिटल हो गई, वर्किंग कैपिटल हो गई। तो देखिए लॉन्ग टर्म एसेट्स में पैसा लगा रहे हो आप, ठीक है, प्लांट बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर फिक्सचर्स व्हीकल, फिक्स कैपिटल। शॉर्ट टर्म में लगा रहे हो, शॉर्ट टर्म एसेट्स में अगर आप पैसा लगा रहे हो, तो वो आपकी कौन सी हो गई, वर्किंग कैपिटल। शॉर्ट टर्म जैसे स्मूथ फंक्शन में बिजनेस में लोग हेल्प करते हैं, जैसे करंट एसेट, बीआर, डेटर, फिनिश गुड, इन्वेंटरी, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, ये सब वर्किंग कैपिटल। तो अगर आपको फिक्स टर्म वाले डिसीजन लेने हैं, लॉन्ग टर्म वाले लेने हैं, तो लॉन्ग टर्म वाले डिसीजन में आप देखोगे आपके बिजनेस का नेचर क्या है। देखिए अगर आपके बिजनेस का नेचर प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे हो आप, तो आप या तो प्रोडक्शन एक्टिविटी हो सकता है, सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है। तो अगर आप प्रोडक्शन एक्टिविटी हो तो आपको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपको फिक्स कैपिटल कम चाहिए। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है कि आपका फिक्स कैपिटल पे नेचर ऑफ बिजनेस बहुत इंपैक्ट करता है। अब एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, उसको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, और एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी को फिक्स कैपिटल कम चाहिए। ठीक है, तो आपके बिजनेस के नेचर पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आपको कितनी फिक्स कैपिटल की जरूरत है। दूसरा क्या फैक्टर है, स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगर आप बहुत एमएनसीज हो, लेट्स से बड़ी कंपनी हो, तो ज्यादा आपको फिक्स कैपिटल चाहिए, छोटी कंपनी हो तो आपको कम फिक्स कैपिटल चाहिए। उसके बाद चॉइस ऑफ टेक्निक, चॉइस ऑफ टेक्निक में आप क्या बताएंगे कि आप कौन सी टेक्निक को यूज करते हो, लेबर इंटेंसिव को यूज करते हो या टेक्नोलॉजी इंसेंटिव को यूज, कैपिटल इंटेंसिव को यूज करते हो। तो अगर लेबर इंटेंसिव यूज कर रहे हो, कम चाहिए आपको, फिक्स कैपिटल कम चाहिए, और अगर आप कैपिटल इंटेंसिव यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको ज्यादा एसेट्स की जरूरत है, तो वहां आपको ज्यादा चाहिए। तो चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी पे भी आपका इंपैक्ट होगा कि आप लेबर इंटेंसिव हो या कैपिटल इंटेंसिव हो। उसके बाद ग्रोथ का प्रोस्पेक्टस आपको देखना है कि आपको अगर फ्यूचर में ग्रो करना है तो ज्यादा एसेट्स एक्वायर करने पड़ेंगे, तो आपको टाइम पे ज्यादा चाहिए। अगर आपको इतना कोई ग्रोथ करने का कोई ऐसा एंटिसिपेशन नहीं है, तो आप कम वर्किंग फिक्स कैपिटल से भी अपना काम
चला सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपको अपने आप को डाइवर्सिफाई करना है, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डाइवर्सिफाई करना है, तो आपको ज्यादा लॉन्ग टर्म कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, अदरवाइज आपको कम रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद आप देखेंगे फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स। अगर फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स में आप ये चेक करेंगे, फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स में आप क्या देखेंगे कि जैसे आपको कई फॉर्म होते हैं, वो इजीली उनको लीज वगैरह मिल जाती है। फाइनेंसिंग के अल्टरनेटिव लीज अगर वो कर लेते हैं तो उनको एसेट लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि लीज पे वो एसेट को यूज कर सकते हैं, एक काइंड ऑफ रेंट होता है, ठीक है। तो लीज पे ले लेंगे तो उनको एसेट्स में ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। तो फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स है, जैसे आप लीज वगैरह पे इजीली ले पाते हो एसेट्स वगैरह को, तो आपको कम लॉन्ग टर्म कैपिटल की या फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। जल्दी से शॉर्ट टर्म और वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स देख लेते हैं। वर्किंग कैपिटल मैंने आपको बताया था, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए जो आपको पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म एसेट्स के लिए जो पैसा चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। डे टू डे याद रखें, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए जो पैसा चाहिए वो वर्किंग कैपिटल। अच्छा, फर्स्ट इसका सेम रहेगा नेचर। अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लेक्स बड़ा बिजनेस काइंड ऑफ थिंग है, तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। अगर छोटा बिजनेस है, नॉर्मल आप बहुत छोटा बिजनेस कर रहे हैं, नेचर भी कम है उसका, इतना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं है, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर है आप, तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम चाहिए। सेकंड भी सेम रहेगा, स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगर आप ज्यादा स्केल पे काम कर रहे हो, ज्यादा वर्किंग कैपिटल, कम स्केल पे काम कर रहे हो, कम वर्किंग कैपिटल। चॉइस ऑफ टेक्निक, लेबर इंटेंसिव हो और कैपिटल इंटेंसिव, तो चॉइस ऑफ टेक्निक को भी आप देख सकते हैं, इसके ऊपर भी आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड करेगी। उसके बाद कुछ अलग है, जैसे आप देख सकते हैं जैसे सीजनल फैक्टर। अगर आप ऑन सीजन हो, सीजनल फैक्टर में ऑन सीजन हो, तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, ऑफ सीजन हो तो कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। उसके बाद आप क्या बता सकते हो, बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या होता है, बिजनेस साइकिल में आपको मालूम है आपके दो पीरियड होते हैं, रिसेशन पीरियड होता है, बूम पीरियड होता है, ठीक है। तो जब बूम पीरियड होता है, जब आपका ज्यादा काम होता है, तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। रिसेशन, मंदा है आपका काम, तो आपको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे बिजनेस साइकिल। तो बताइए, बिजनेस साइकिल मतलब रिसेशन है तो कम पैसा चाहिए, बूम 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 है तो बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप बोल सकते हो प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल में क्या मतलब होता है, प्रोडक्शन साइकिल का मतलब होता है कि आपके पास रॉ मटेरियल आया, कितना जल्दी आपने उसको फिनिश गुड कन्वर्ट करके बेच दिया। तो अगर आपका प्रोडक्शन साइकिल बहुत जल्दी हो रहा है कि रॉ मटेरियल आ रहा है, आप बेच रहे हो, रॉ मटेरियल को ज्यादा टाइम तक आप होल्ड नहीं कर रहे हो, बहुत जल्दी उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करके आप सेल कर दे रहे हो मार्केट में, तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी ज्यादा होगी, बार बार रॉ मटेरियल आपको मंगाना पड़ेगा, ठीक है। क्रेडिट आपको मिल जाता है इजीली, क्रेडिट आपको बहुत इजीली अगर अवेल हो जाता है, तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी, क्योंकि आप उधार पे चीजों को क्या कर सकते हो, टेक ले सकते हो। तो क्रेडिट फैक्टर भी आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंस रहेगा। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है, और अगर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं होता, बहुत दूर दूर से मंगाना पड़ता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा पैसा उस पर खर्च करना पड़ेगा, तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, ज्यादा। अच्छा, कंपटीशन, कंपटीशन ज्यादा है, ज्यादा इनोवेशन होना पड़ेगा, ज्यादा इनोवेटिव होना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगी। कॉम्पिटिटर से जीतना है ना, तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल, और अगर कंपटीशन का लेवल कम है तो कम वर्किंग कैपिटल। उसके बाद देखिए इन्फ्लेशन, अगला क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन में क्या हो जाएगा, अगर आपको ज्यादा महंगाई है, मार्केट में महंगाई बहुत चल रही है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, अदरवाइज आपकी कम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो आई होप आपको ये चैप्टर सारा क्लियर हुआ होगा। इसमें मैंने आपके सारे पॉइंट्स को कवर किया, इतना कर लीजिए, मोर देन इनफ है इस चैप्टर में, ठीक है। बहुत अच्छे से आप केस स्टडी को सॉल्व कर पाएंगे। प्रैक्टिकल पार्ट मैंने आपको सॉल्व कराया, आप प्लीज इसको ध्यान से देखना। प्लीज बेटा डू लाइक दिस वीडियो, और ना चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे अकाउंट्स में पूरा सीरीज रहने वाला है, अगर आपने मान लो अकाउंट्स की पढ़ाई नहीं की है, तो पूरा 5-6 दिन में मैं आपको सारे टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अकाउंट्स की कराऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और मैंने काफी अच्छे से आप लोगों को सारी चीजें कराई हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, फॉर योर कोऑपरेशन।